कौशिक, बरेली हिंसा के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण की एक और बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद आरिफ के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन। मोहम्मद आरिफ की 17 दुकानें सील की गई। बीडीए के नियमों को अनदेखा करने का आरोप लगाया गया। बगैर नक्शा पास कराए दुकान बनाने का आरोप। मोहम्मद आरिफ के 3 बारात घर और एक होटल पहले ही सील किए जा चुके। जांच पड़ताल के बाद बरेली विकास प्राधिकरण में सीलिंग की कार्रवाई की। सीतापुर से खबर, 17 क्विंटल पटाखे बरामद सामान की कीमत 15 लाख। पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ा। घर के अंदर बने गोदाम में रखे थे पटाखे। बगैर लाइसेंस घर में रखा था भारी मात्रा में पटाखा। शहर कोतवाली क्षेत्र के फत्तन सराय का मामला। सीतापुर में जहां 15 लाख की कीमत के लगभग 17 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए, वहीं जौनपुर में भी अवैध पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी गई। जौनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी। ये पटाखे एक जगह से दूसरी जगह लाए जा रहे थे। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 2 ठेलों पर लदी 12 पेटी अवैध पटाखों की खेप पकड़ी गई। शाहगंज पुलिस के दौरान एक ठेले को पकड़ा गया, जिसमें 12 पेटी पटाखे बरामद हुए हैं, जो कि सागीर निवासी इराकियाना का है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस ने 7 लाख की कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली। पुलिस ने 23 बॉक्स अवैध पटाखों से भरे हुए बरामद किए। मकानों पर इसमें दबिश दी गई है। पहला मकान प्रभु दयाल का था, जिनके पास से लगभग 7.5 कुंटल पटाखे बरामद किए गए हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 182/2025 दर्ज किया गया है। और इसी प्रकार से दूसरी दबिश जो है फिरोज़ के यहाँ दी गई और उनके कब्जे से 4.5 कुंटल जो पटाखे हैं वो बरामद किए गए हैं और उनके विरुद्ध 183 क्राइम नंबर थाना इटवा पर दर्ज की गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और थाना इटवा पर इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। टड़ियावा कोतवाली क्षेत्र के भोलापुरवा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने की घटना हुई। आरोपी का किसी बात को लेकर अपनी मां से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आरोपी बेटे ने धारदार हथियार से अपनी मां पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामरती को परिजन फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में दबिशें दे रही है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, आपकी सास थी? हाँ, मेरी सास। जिनने मारा वो कौन थे आपके? मेरे पति। अच्छा, आपके पति के कई भाई हैं? 2। ये सबसे बड़े थे? हाँ। क्या नाम था इनका? अमित कुमार। और इनके पिता का नाम? राम रतन। इनके पिता हैं कि नहीं? नहीं, वो तो कब के खत्म हो गए। पत्नी रामरतन उम्र लगभग 60 वर्ष एवं इनकी बहन संगीता पुत्री रामरतन उम्र लगभग 40 वर्ष के साथ मारपीट की गई एवं इनके ऊपर हंसिये से वार किया गया। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उपचार के दौरान रामरती की मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित मानसिक अवसाद में चल रहा था एवं उसका इलाज भी परिजनों द्वारा कराया जा रहा था। इसी कारण उसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां इसमें प्रचलित हैं। बागपत में ट्रिपल मर्डर के बाद पहुंची पुलिस की मृतक के परिवार वालों से नोकझोंक हुई। शवों को उठाने को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। जिस महिला का शव मिला उसका नाम इसराना है। उसकी उम्र 30 साल है। मृतका का पति मौलाना है, जो देवबंद गए हुए थे। मौलाना और उसका परिवार मस्जिद में बने एक कमरे में मस्जिद के बराबर में रहता है। बागपत में ट्रिपल मर्डर के बाद डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, महिला और उसकी 2 बेटियों के मर्डर से सनसनी फैल गई। दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव की ये वारदात है।
फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं, इनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आप लोग करेंगे। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा जो है जो कैसे अभी क्या अभी देखिए, इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या है। खबर एटा से है, जहां नाले में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा खेलते खेलते अचानक से नाली में बने एक गड्ढे में गिर गया। कुछ देर बाद बच्चे का शव नाली के पास मिला। घटना के बाद गांव वालों ने प्रशासन से पानी निकालने की व्यवस्था में सुधार की मांग की है। आजमगढ़ से खबर, जहां एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार को फंसाने के लिए खौफनाक साजिश रची। शातिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर झूठी साजिश रची और पुलिस को सूचना दी कि बाइक सवारों ने उस पर फायर कर दिया। मामले की जांच में लगी पुलिस ने घटना का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को टिकरी गांव से गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए। ये घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र की है। सफीक शेख है, ये किसी एक लड़की से प्यार करता था और इसके पिता द्वारा, लड़की के पिता द्वारा उस लड़की का मोबाइल छीन लिया गया, जिससे इसकी बातचीत बंद हो गई और इसने ये एक कुचक्र रचा कि लड़की के घर वालों को हम इस मुकदमे में फंसा देंगे और फिर लड़की से आराम से बात करते रहेंगे और अपनी मन मर्जी करती रहेंगे। तो इस संबंध में जो मौके से साक्ष्य मिला वो ये मिला कि एक कैश मेमो प्राप्त हुआ है और मौके से ही कैश मेमो प्राप्त हुआ जिसमें गोली आर पार जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मथुरा से खबर है, जहां गोवर्धन थाना इलाके में जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल हुआ। बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर भतीजे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। आनन फानन में घायल को अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। उधर एसपी ग्रामीण ने बताया कि जल्दी ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया था और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी किया गया था। जो चोटें आई थी वो उस समय इस प्रकार की चोटें नहीं थी जिससे कोई घटना घटित हो सके, तो इसको उपचार कराया गया था। कल इसकी डेथ हो गई है। इसको सुसंगत धाराओं में भी संज्ञान ले लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा एक शख्स को उठक बैठक कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने अपर नगर आयुक्त भरत भार्गव को जांच के आदेश दिए। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर प्रवर्तन दल के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका संज्ञान लेते हुए अपर नगर आयुक्त के द्वारा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक हमें प्राप्त हो जाएगी और सोमवार को उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन से लोग थे जिन लोगों को बैठक कराई? अभी उसकी जांच हम लोग करा रहे हैं किनके कौन लोग हैं, लेकिन उसमें इन्फोर्समेंट टीम के हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। किनके साथ इन्होंने कृत्य किया है उनके बयान आने के बाद उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कानपुर में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। कई पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर हेवन बिल्ड जोन नाम की कंपनी के खिलाफ आरोप लगाया। कंपनी पर लोगों से ठगी का गंभीर आरोप है। आसान किश्तों में प्लॉट देने का वादा कर लगभग 30 लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप है। पुलिस कमिश्नर ने पीड़ितों को कार्रवाई का भरोसा दिया। ये देखिए, अभी कुछ प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय के पास आए थे। एक हेवन बिल्ड जोन करके कंपनी है, उन्होंने कई लोगों को बताया कि भाई आप किस्तों में पैसा दीजिए और उसके बाद हम उस पर आपको प्लॉट देंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी हमें कुछ नहीं दिया गया और हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है। तो ये थाना बाबूपुरवा का प्रकरण है, तो ये जांच करने के लिए दे दिया गया है डीसीपी साउथ साहब को और जांचोपरांत जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर विधिक कार्रवाई कराएगी। दीपावली के मद्देनजर गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम मिलावटी लगातार एक्शन में है। खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापा मारा और लगभग 200 किलोग्राम चीनी मिठाई को जब्त किया। इन मिठाइयों में हानिकारक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि दीपावली करीब है और त्योहारों में मिलावट की चीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है।
प्रतापगढ़ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसके आधे सर का मुंडन कराया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने पहले पीड़ित को लोगों के चंगुल से छुड़ाया, फिर केस दर्ज किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमला समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जबकि 20-25 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल 5 दबंगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित महिला मित्र से मिलने आया था। रात को अंधेरे में लोगों ने देखा और चोर समझकर पिटाई कर दी। घटना जेठवारा थाना के जगदीशपुरा गांव की है। मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर गई तथा जांच की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण पटेल है, गांव के अपने एक महिला मित्र से मिलने आया था, जिसके कारण गांव के लोग आक्रोशित होकर उसके साथ मारपीट की तथा बदसलूकी की। उक्त के संदर्भ में तत्काल पीड़ित पर से तहरीर लिया गया तथा गंभीर धाराओं में थाना जेठवारा पर 11 नामजद तथा 20-25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मथुरा से खबर है। वृंदावन कोतवाली इलाके में लड़की से रेप का मामला सामने आया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। एसपी सिटी के मुताबिक आगरा की रहने वाली लड़की ने वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। आगरा की रहने वाली महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसमें इनके द्वारा मथुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने इनके संपर्क में इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आया कि संपर्क स्थापित हुआ है और इस संपर्क के दौरान ये मथुरा आई उसे बुलाने का और कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर होटल गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया, जिसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली में 1 अक्टूबर को युवक की पीट कर हुई हत्या मामले में योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी है। सरकार के नुमाइंदे मंत्री राकेश सचान और मंत्री असीम अरुण ने ऊंचाहार पहुंचकर मृतक हरिओम के पिता गंगादीन को 6,92,000, उनकी पत्नी पिंकी को 6,92,000 के चेक सौंपे। मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने परिवार को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें, चोर समझकर पीट कर हुई हत्या मामले में अब तक पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी। मृतक हरिओम की पत्नी ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट होकर सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ऊंचाहार विधायक के साथ मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ रवाना हुआ। सर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे पूरी मदद मिल रही है साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब इसके लिए मेरे कप्तान साहब, मेरे गांव के, मेरे यहाँ के विधायक साहब, मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ साहब। अब मेरे साथ सारे लोग, हाँ साहब, सबसे मैं खुश हूँ। मेरे साथ साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं साहब, कुछ नहीं कहना चाह रहे। मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। मेरे कप्तान साहब, कार्रवाई की है, आप उससे संतुष्ट हूँ साहब, बहुत संतुष्ट हूँ। परिवार को लगभग 13.5 लाख रुपए की तत्काल राहत हमने दी है। समानता ये पत्नी के पास रहती है, लेकिन क्योंकि पत्नी हरिओम जी की और पिताजी अलग अलग रहते हैं, तो दोनों के बीच में इसको बराबर हमने वितरित किया है। साथ साथ जो पेंशन आदि की व्यवस्था वो भी की है और आने वाले समय में दोनों बच्चे यानी कुसुम जिसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और शिवम जिसने और पढ़ाई की है, इनको हम लोग आउटसोर्सिंग के जरिए मजबूत नौकरी देंगे ताकि परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने जब गोली चलाने का प्रयास किया तो उसको एनकाउंटर पे भी उसके गोली लगी है, तो जो चिन्हित है उन पर भी कार्रवाई होगी। बक्सा कोई नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। सहयोग के लिए हम लोगों ने जो भी नियमानुसार इनकी पत्नी को, पिंकी को और इनके ससुर को, वो भी हम लोग 6,92,000 दोनों जगह वो दे रहे हैं। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामपुर में आजम खान से मुलाकात की। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। मुलाकात के बाद खुद आजम खान स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर तक छोड़ने आए। आजम खान से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर भाजपा ने आजम के साथ जो ज्यादती की है वो शर्मनाक है, ऐसा कहा। ऐसे नेता को जिस तरीके से भाजपा ने अपमानित किया, पूरे परिवार को जेल में सड़ाया, तथ्यहीन झूठे आरोप के बिना पर सालों साल जेल की सलाखों में इनको सड़ाने का काम किया, वाकई में अमानवीय भी है, निंदनीय भी है, लोकतंत्र बदनवा दाग भी है। आज मैं आजम खान जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया था
औपचारिक भेंट वार्ता कर लिए आज हमारी आजम खान से बात हुई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी आज पीड़ा बयां किया। गाजीपुर में आयोजित प्रबुद्धजन संवाद संगम कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महर्षि विश्वामित्र पहले ऋषि हैं जिन्होंने आतंकवाद को पहचाना था। आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, भगवान श्री राम का संकल्प उस अभियान में सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जब गाजीपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला तो हम लोगों ने कहा कि इसको महर्षि विश्वामित्र को समर्पित किया जाए, क्योंकि पहले ऋषि हैं, महाराज गांधी के पुत्र हैं, पहले ऋषि हैं जिन्होंने आतंकवाद को पहचाना था और आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, भगवान राम का संकल्प उस अभियान में सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी हथियाराम मठ पहुंचे और यहां पर उन्होंने हथियाराम मठ में प्रबुद्धजनों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अयोध्या का पुराना गौरव लौट आया है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराते हुए कहा कि जब भी हम बटे थे तब हम कटे थे और जब हम एक थे तो नेक थे। देश को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम से जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी साथ ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। भदोई में सीएम योगी ने इंटरनेशनल कालीन मेले का शुभारंभ किया और वहां लगे स्टॉल्स पर जाकर जायजा लिया, उद्यमियों से बातचीत की। मेले में भदोई की परंपरागत हस्तशिल्प कला, कौशल और संस्कृति की झलक दिखाई दी। 3 दिवसीय कालीन मेले में 62 देशों के सैकड़ों बायर्स पहुंचे। मौके पर सीएम ने कालीन कारोबारियों से बातचीत की, व्यापारियों की समस्याएं सुनी और संबोधन में पहले की सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार शिल्प और शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जिन्हें 60 लाख रुपए का जब पहला संस्करण भदोई के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले की तारीख का ऐलान हो गया है। जनवरी 2026 का माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत होगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान पर्व होगा। 18 जनवरी को तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या होगा।
23 जनवरी को बसंत पंचमी का चौथा और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का 5वां स्नान पर्व होगा। माघ मेले का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। संगम की धरती पर धर्म, अध्यात्म और आस्था का मेला कुल 44 दिनों तक चलेगा। माघ मेले को लेकर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या में 19 अक्टूबर को होने वाले 9वें दीपोत्सव की तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर, आईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। राम की पैड़ी से सरयू घाट तक सभी जगहों पर लाइटिंग, पेंटिंग, आतिशबाजी की व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और इस बार जो इनपुट्स आ रहे हैं, बहुत सारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है, उनको देखते हुए सभी व्यवस्थाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर के सभी प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। जो हमारे कहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, कहाँ पे एआई टेक्निक से युक्त कैमरे, कहाँ पर ड्रोन कैमरे, टीजर ड्रोन के माध्यम से निगरानी होगी, उसको भी देखा जा रहा है। और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक ट्रैफिक डाइवर्जेंस, आवश्यक होल्डिंग एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करके उनके रिहर्सल्स कराए जा रहे हैं। सुबह से ही काफ़ी प्रोग्राम रहेंगे, झांकियाँ रहेंगी। 21 झांकियाँ आपके साकेत महाविद्यालय से चल के वहाँ तक गेस्ट हाउस तक आएंगी, वहाँ पे पूरा चल के आती हैं। उसके बाद उनका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको देखा जाता है। साथ में जो भरत मिलाप का कार्यक्रम है हेलीपैड के पास, वो भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद सांकेतिक तौर पे उनको रथ से रामकथा पार्क तक ले जाया जाता है, वो सब कार्यक्रम होंगे। उसको थोड़ा और भव्य किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मौके पे दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जो उसको इस बार अलग स्केल पे करा जा रहा है। 26 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। नवे दीपोत्सव को और भव्यता देने के लिए अब जिला प्रशासन पूर्ण रूप से ग्राउंड जीरो पर उतर पड़ा है। फिर चाहे वो कमिश्नर हो, आईजी हो, जिलाधिकारी हो, एसएसपी हो या फिर अन्य विभाग के अधिकारी हो, पूरे सरकारी अमले के साथ आज कमिश्नर और आईजी मौके पर उतरे हैं। और इसके साथ ही दीपोत्सव की जो व्यवस्थाएं हैं, जो दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं, उसका जायजा भी ले रहे हैं और साथ ही उसका जो निरीक्षण है, जो कमियां हैं, उसको भी बताते चल रहे हैं। इसको लेकर के अब जिला प्रशासन और सुरक्षा बल दोनों अपनी अपनी समन्वय जो स्थापित करते हुए पूरे दीपोत्सव को भव्यता और दिव्यता देने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। एआईएमपीएलबी ने विवादित वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना आयोजित किया। धरने में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में मौलाना, मौलवी और मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। आपके बगल में मौलाना उबैदुल्लाह खान आदमी हैं।